हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीपिका सिंगलास केमिस्ट्रियोलॉजी। आज का हमारा वीडियो वो है क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट से। टॉपिक है अम्ल, क्षार, लवण। और आज हम जो इसमें करेंगे वो इस चैप्टर का सेकंड पार्ट का वीडियो जो है वो आज मैं शेयर कर रही हूँ। इससे पहले पार्ट 1 का जो वीडियो था उसमें हमने अम्लों, क्षारकों और लवणों के बारे में, उनकी परिभाषा, उदाहरण, दैनिक जीवन में उनका उपयोग और उनके गुणों के बारे में पढ़ा था। तो बाकी का जो चैप्टर का जो रिमेनिंग पार्ट है उसके जो टॉपिक्स हम आज करेंगे वो हैं विरंजक चूर्ण, धावन सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीएच और उसका दैनिक जीवन में महत्व। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है विरंजक चूर्ण। तो सूत्र देखते हैं CaOCl2। विरंजक चूर्ण में कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन इस तरीके से जुड़े हुए हैं। अब प्रयोगशाला में इसको कैसे तैयार किया जाता है, विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि। तो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए शुष्क बुझा हुआ चूना और क्लोरीन गैस, इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है। तो आपस में जब ये अभिक्रिया करेंगे तो उससे तैयार होगा विरंजक चूर्ण और साथ में बनेगा जल। तो ये सूत्र होता है शुष्क बुझा हुआ चूना, क्लोरीन गैस, अभिक्रिया से बना विरंजक चूर्ण और साथ में जल। अब इसके गुण देखते हैं। देखिए, कुछ रासायनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी रंग या फिर उनकी गंध से पहचान की जा सकती है। तो विरंजक चूर्ण का रंग जो है वो हल्का पीला रंग होता है और दूसरा जो इसकी गंध है, स्मेल जो है वो बहुत तीखी होती है क्लोरीन के कारण। तीसरा, जल में ये पूरी तरह से विलयशील नहीं होता, अर्थात पूरी तरह से जल में नहीं घुलता, कुछ घुल जाता है। एक और गुण है इसका, कार्बन डाइऑक्साइड से जब ये अभिक्रिया करता है तो इसके अंदर जो क्लोरीन गैस उपस्थित होती है वो निकल जाती है, क्लोरीन गैस को ये खो देता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभिक्रिया में विरंजक चूर्ण और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की अभिक्रिया से क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसमें से जो निकल रही है वो है क्लोरीन गैस। यहां पे मैंने ऊपर की तरफ जो तीर का निशान दिखाया है उसका मतलब गैस को प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि जो गैसेस होती हैं बहुत हल्की होती हैं और ऊपर की तरफ उठती हैं, इसीलिए तीर का निशान ऊपर की तरफ बनाने का अर्थ क्या हुआ, क्लोरीन गैस। उसके बाद उपयोग, धावन सोडा के उपयोग हैं कागज तथा कपड़ा उद्योग में विरंजक के रूप में। इसको आप ब्लीचिंग पाउडर से भी समझ सकते हैं। विरंजक चूर्ण को ही ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं और जनरली जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका काम क्या है, कलर चेंज करना या कलर्ड को कलरलेस में बदल देना। तो इसलिए इसको कागज और कपड़ा उद्योगों में विरंजक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पेयजल को रोगाणु रहित करने में, अर्थात जो पीने का जल है उसमें से रोगाणुओं को नष्ट करने में, जल को शुद्ध करने में भी इसका यूज किया जाता है। तीसरा एक और उपयोग है इसका, बिना सिकुड़ने वाली ऊन बनाने में। तो इस तरीके से विरंजक चूर्ण को बनाने की विधि देखी आपने, उसके गुण देखे और उपयोग। नेक्स्ट टॉपिक है धावन सोडा। धावन सोडा को हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं या कपड़े धोने का सोडा। तो सूत्र है इसका Na2CO3 और इसके साथ 10 जल के अणु जुड़े हुए हैं। तो धावन सोडा या कपड़े धोने का जो सोडा है उसको किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है, अब वो देखते हैं। इसको बनाया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिसका सूत्र है NaHCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने से Na2CO3, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये पहला स्टेप है इस अभिक्रिया का। ये जो त्रिभुज का निशान अगर हम किसी भी अभिक्रिया में बनाते हैं तो उसका अर्थ हमेशा क्या होता है, गर्म करना। अब इसका सेकंड स्टेप देखो, यहां पे जो सोडियम कार्बोनेट बना उसकी फिर 10 जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया हुई है, इसमें जल ऐड कर दिया हमने। तो ये जो जल के अणु हैं वो इस तरीके से साथ में आपको शो करने हैं बिंदु से।
तो ये पूरा सूत्र जो होता है वो होता है धावन सोडा। अब देखते हैं इसके गुण। धावन सोडा का पहला जो गुण है यह जल में घुलनशील है, अर्थात पूरी तरह से जल में घुल जाता है। दूसरा इसका गुण है कि ये क्षारीय घोल बनाता है, अर्थात इसकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है। और उसको कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में क्षारकों के गुणों में बताया था कि ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। तीसरा, 373 केल्विन पर गर्म करने से यदि हम धावन सोडा को इस तापमान पर गर्म कर देंगे तो उसमें से सभी क्रिस्टलीय जो जल के अणु थे वो अलग हो जाएंगे। पहले जुड़े हुए हैं परंतु गर्म करने पर ये जल के अणु इसमें से अलग हो गए और ये अलग हो गया Na2CO3। उसके पश्चात इसके उपयोग हैं। धावन सोडा जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है साफ सफाई में, कपड़े धोने में उपयोग होगा। दूसरा, ये जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है, कठोर जल को मृदु जल में बदला जा सकता है इससे। और एक और उपयोग है इसका, कांच, साबुन एवं कागज उद्योगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो उसके बाद आगे चलते हैं हम, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का सूत्र है NaHCO3। इसको भी बोलते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी जो हमने पीछे देखा कि हमने सोडियम बाइकार्बोनेट से ही जो है वो धावन सोडा तैयार किया था। तो अब बेकिंग पाउडर को कैसे बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट की कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया होती है। यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, देखिए सूत्र में ध्यान देने वाली बात है। इसको सोडियम कार्बोनेट बोल रहे हैं और जब यहाँ एक सोडियम कम करके उसकी जगह एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो उसको अब हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलेंगे। तो इस तरीके इस अभिक्रिया में तैयार हो रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बेकिंग सोडा बोल रहे हैं। अब इसके गुण देखते हैं। गर्म करने पर फूल जाता है ये और हल्का हो जाता है। दूसरा, गर्म करने पर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तीसरा, इसकी भी जो प्रकृति है वो क्या होती है, क्षारीय होती है। अब उपयोग देखते हैं। पहला उपयोग, इसको बेकिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। बेकिंग पाउडर, आपने बेकिंग शब्द सुना होगा कि जितने भी जो ये बेकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे केक हो गया, बिस्किट्स वगैरह हो गए, तो उन सभी को फुलाने में उनकी बेकिंग के लिए बेकिंग पाउडर यूज करते हैं। तो बेकिंग पाउडर को बनाने में बेकिंग सोडा यूज किया जाता है। दूसरा, पेट में अगर अम्लता के कारण खराबी हो गई है तो उसको भी दूर करने के लिए ये औषधि का काम करता है, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है उसकी प्रवृत्ति क्षारीय है, तो इसलिए ये अम्लता को कम कर देगा। तीसरा इसका यूज है, इसे अग्नि निवारक यंत्र, आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं उनमें भी इसको भरा जाता है। तो उसके बाद हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को आपने दैनिक जीवन में सुना भी होगा और देखा होगा कि कैसे इसको यूज में लाया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस तैयार होता है जिप्सम से। जिप्सम का सूत्र लिखा है मैंने CaSO4, साथ में 2 जल के अणु, ये जिप्सम का सूत्र है। अब इससे आगे हम इसको 373 केल्विन पर गर्म कर रहे हैं, तो देखो क्या होगा, 2 जल के अणुओं में से आधा जो है मात्रा में 1/2 जिसको मैंने लिखा वो तो इसके साथ ही रहेगा और बाकी का 1 से 1/2 मात्रा में जो जल है वो निकल जाएगा। तो ये जो सूत्र बना ये POP का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो आप देख सकते हैं जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस के सूत्र में जो फर्क है वो जल के अणुओं का ही फर्क है। बाकी जो सूत्र में कैल्शियम सल्फेट है वो दोनों में ही लगा हुआ है। इसके बाद इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका एक पॉइंट है जो हमने अभी देखा कि इसको बनाने के लिए
हमने तापमान 373 केल्विन रखा था। तो यहीं से आपने क्या नोट करना है कि यदि तापमान 373 केल्विन पर नियंत्रण ना रखा जाए, कम ज्यादा कर दिया जाए, तो उससे अजलीय कैल्शियम सल्फेट ये बन जाएगा अकेला CaSO4। इसमें साथ में जो जल के अणु लगा हुआ था 1/2 मात्रा में, वो भी इसमें से निकल जाएगा और इसको बोलते हैं हम मृत जला प्लास्टर, या कह सकते हैं आप डेड बर्न्ट प्लास्टर। और ये किसी यूज में नहीं आता क्योंकि इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई गुण नहीं होते। तो यहाँ पे ये तापमान पर नियंत्रण का जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस के महत्वपूर्ण उपयोग जो कि जनरली हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। सबसे पहला, अस्पतालों में टूटी हड्डियों को जोड़ने में। हम देखते हैं कई बार शरीर के किसी भाग में से कोई हड्डी टूट जाती है तो वहां पे डॉक्टर द्वारा प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। तो वो प्लास्टर है क्या? वो यही इसी से तैयार किया होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है वो। तो उससे वो क्या है, घोल तैयार करके जब उसको उस जगह पे एक तरीके से कवच के रूप में चढ़ा देते हैं तो ये बहुत हार्ड फॉर्म में, मतलब बहुत जो है ठोस रूप में वहां पे चढ़ जाता है। तो उससे फिर जो है उस स्थान को कोई नुकसान नहीं पहुंचता और कुछ समय में हड्डी वहां से ठीक हो जाती है। तो टूटी हड्डियों को जोड़ने में इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सजावटी सामान या मूर्तियां बनाने में इसको यूज करते हैं। तीसरा एक और यूज इसका, बिल्डिंग्स बनती हैं, घर बनते हैं, उनकी दीवारों या छतों को समतल करने में या फिर उन पर किसी प्रकार का कोई डिजाइन बनाया जाता है तो उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस को यूज किया जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान तरीका है इसको समझने के लिए। मैंने यहाँ पे बहुत इजीली आपको समझा रही हूं मैं। पीएच स्केल कैसे इसको देखते हैं हम, कि पीएच स्केल क्या चीज होती है और इससे ज्ञात क्या किया जाता है। पीएच स्केल होता है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करना, और उसमें हम जिस स्केल की मदद लेते हैं, जिसको प्रयोग करते हैं, वो पीएच स्केल होता है। और आसानी से समझने का तरीका देखिए क्या है। हमने अम्लीय और क्षारीय गुण पढ़े थे, तो किसी भी विलयन में कैसे ज्ञात किया जा सकता है कि ये अम्लीय है या क्षारीय है, तो वहां पे पीएच स्केल की हेल्प ली जाती है। तो ये स्केल में है क्या, जैसे मैंने यहां पे प्रदर्शित किया है, यहां से देखिए 0 से लेके 14 तक टोटल इसके अंदर वैल्यूज ये हैं और बीच की वैल्यू जो 7 है वो यहां लिखी है मैंने। तो अब इसमें क्या पता लगता है हमें, जब 7 से कम मैं इस तरफ आऊंगी तो तीर का निशान देखो इधर है, तो अगर 7 से कम वैल्यू होगी तो वो अम्लीय व्यवहार होगा। और इधर जाएंगे 7 से ऊपर बढ़ते की तरफ तो 14 तक जाएंगे, वो होगा क्षारीय व्यवहार। और अगर पूरी वैल्यू 7 है, मान अगर पीएच का 7 है, तो उसको हम उदासीन बोलते हैं। उदासीन का मतलब होता है कि ना वो अम्लीय और ना ही वो क्षारीय व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तो इस तरीके से वैल्यू से हम, पीएच मान से हम बहुत आसानी से अम्लीय और क्षारीय व्यवहार का पता लगा सकते हैं। यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में देखो दोबारा से रिप्रेजेंट किया है। 7 से कम मान अम्लीय, 7 से अधिक है तो क्षारीय, और अगर पूरी वैल्यू 7 है तो वो होता है उदासीन। अब इधर यहाँ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आप नोट कीजिए कि पीएच का मान जितना कम होगा, मतलब 7 से कम छोटा जितनी वैल्यू होती जाएगी वो उतना ही प्रबल अम्लीय होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और 7 से अधिक जब हम जितनी बड़ी वैल्यू 14 की तरफ जाएंगे तो वो उतना ही क्या होगा, प्रबल क्षारीय होगा, जिसको हम स्ट्रॉन्ग बेस भी बोलते हैं। प्रबल का मतलब है स्ट्रॉन्ग। तो एक उदाहरण से देखो, इसमें हम इसको और स्पष्ट करते हैं। हमने यहाँ पीएच के कुछ अलग अलग मान जो है वो प्रदर्शित किए, 3, 7, 5, 10, 13, कोई भी मान आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो उससे अब कैसे पता लगेगा अम्लीय, प्रबल अम्लीय, दुर्बल अम्लीय, कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, सबसे पहले अगर वैल्यू 3 है तो 7 से छोटी है
तो अम्लीय व्यवहार तो होगा ही होगा, तो इसको मैंने लिखा है प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर वैल्यू 7 है तो वो तो पूरा उदासीन ही है। अब अगर वैल्यू देखिए 5 है तो 5 भी 7 से तो छोटी है, व्यवहार तो अम्ल ही होगा उसका, परंतु 3 और 5 इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो 3 वैल्यू 5 से छोटी है, तो इसीलिए ये प्रबल अम्ल, और 5 अगर वैल्यू है पीएच की तो वो होगा दुर्बल अम्ल। ऐसे ही क्षारीय व्यवहार में देखो आप, 10 वैल्यू है, अगर पीएच का मान 10 है तो वो दुर्बल क्षारीय होगा, और अगर पीएच का मान 13 है तो वो क्या होगा, प्रबल क्षारीय, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस तरीके से हम पीएच स्केल की हेल्प से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं अम्लीय और क्षारीय व्यवहार को। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है आगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। कुछ बहुत ही सिंपल उदाहरणों से हम देखते हैं कि पीएच का क्या महत्व है। सबसे पहला पॉइंट, पाचन तंत्र। हमारे पेट में भोजन को पचाने में जो सहायता करता है वो होता है HCl, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। परंतु यदि पेट में HCl की अधिकता हो जाए, इसका मतलब पेट में अम्ल अधिक बन गया, तो अम्ल अधिक बनेगा तो अपच की समस्या हो जाएगी, और दूसरा अम्ल अधिक बन गया तो पीएच का मान भी उतना कम हो जाएगा। तो फिर इस प्रॉब्लम को, एसिडिटी की जो समस्या हो जाती है, इसको फिर दूर कैसे किया जा सकता है? इसके लिए जो दवाई ली जाती है वो होते हैं एंटासिड बोलते हैं उनको, जो एसिडिटी को दूर करते हैं, और ये जो दवाइयां हैं वो होती हैं क्षारीय। क्योंकि अम्ल अधिक बना था तो अम्ल के प्रभाव को कम कौन कर सकता है? क्षारीय प्रभाव का दवाई कर सकती है। तो उदाहरण के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये एक तरह का क्षारीय घोल होता है, और इसको लेने से जो एसिडिटी या अपच की समस्या है वो दूर हो जाती है। अगला पॉइंट है दंत क्षय। दंत क्षय का अर्थ है दांतों का थोड़ा थोड़ा टूट जाना। तो दांतों का टूटना, उसका पीएच से क्या संबंध हुआ? क्योंकि हमारे मुंह के पीएच का मान 5.5 के करीब होता है, परंतु यदि मान इससे कम हो जाए तो मुंह के अंदर अम्लीय व्यवहार ज्यादा हो जाएगा, और ऐसा होने से दांत टूटना शुरू हो जाएंगे। तो इससे छुटकारा पाने के लिए जो दंत मंजन है वो भी किस प्रवृत्ति का हमें यूज करना पड़ेगा? क्षारीय। क्योंकि मुंह के अंदर अम्ल के प्रभाव को कम कौन करेगा? क्षारीय प्रभाव का दंत मंजन। उसके बाद तीसरा पॉइंट है पेड़ पौधों की अच्छी वृद्धि। तो अगर पेड़ पौधे अच्छी वृद्धि करते हैं तो उसका संबंध मिट्टी से होता है। मिट्टी के अंदर उपजाऊ शक्ति जो है वो सही होनी चाहिए, तभी पेड़ पौधे अच्छे से वृद्धि करेंगे। तो ऐसा कब होगा? अगर मिट्टी की पीएच जो है वो भी उचित होगी, ना तो अधिक अम्लीय होगी वो, ना ही वो अधिक क्षारीय होनी चाहिए। तो इसका मतलब पीएच का मान वहां पे भी बहुत महत्व रखता है कि यदि मिट्टी की पीएच का मान उचित है तो पेड़ पौधों की वृद्धि अच्छी होगी। एक और उदाहरण लेते हैं हम, अम्लीय वर्षा। आपने प्रीवियस क्लासेस में अम्लीय वर्षा का टॉपिक विज्ञान के अंदर पढ़ा हुआ है। तो अम्लीय शब्द, क्योंकि अम्लों की बात हो रही है, तो अम्लीय वर्षा क्या होती है कि जब वर्षा के जल का पीएच मान कम हो जाता है तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो प्रदूषक गैसें जो होती हैं, जो प्रदूषक तत्व वायुमंडल में विद्यमान होते हैं, वो वर्षा के जल के साथ मिल जाते हैं तो वो अम्लीय वर्षा बन जाती है। तो उससे क्या होता है? पीएच का मान 7 से कम होकर 5.6 हो जाता है, और 7 से कम मान है तो हमने अभी पढ़ा कि वो अम्लीय व्यवहार होता है, तो उसको अम्लीय वर्षा बोलते हैं। और जो अम्लीय वर्षा है ये सभी जीव जंतुओं के लिए, या हम कहें पेड़ पौधों के लिए, या फिर अगर ये वाला वर्षा का, अम्लीय वर्षा का जल नदियों तालाबों आदि में मिल जाता है तो पानी में रहने वाले जीवों के लिए, तो सभी के लिए जो है ये बहुत हानिकारक है। दूसरा, जो इमारतें होती हैं, अम्लीय वर्षा के जल के कारण, अम्ल उसमें उपस्थित होने के कारण इमारतों का जो सफेद रंग होता है वो पीला पड़ जाता है। तो इस प्रकार अम्लीय वर्षा जो है वो बहुत ही नुकसानदायक है। तो इन उदाहरणों से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि किस प्रकार दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो स्टूडेंट्स,
इस वीडियो से ऑलमोस्ट आपके जो टॉपिक इस चैप्टर के अंदर के सारे टॉपिक जो हैं वो कवर हो गए हैं। तो ध्यान से आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियोस को आपने ध्यान से देखना है, तो आपका ये जो है वो बहुत इजीली आपको कंप्लीट चैप्टर जो है वो समझ आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।